प्यारे बच्चों, आज हम सोशल साइंस का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो इस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आंसर भी समझाऊंगी। जल्दी जल्दी से अपने पेन और नोटबुक निकाल के इसे नोट करना शुरू कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट में आपको टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। सारे 4-4 नंबर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर्स। पहला प्रश्न है, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, प्रतिदिन के कचरे का उपयोग पुनः दोबारा उपयोग किया जा सकता है। घरों एवं कारखानों से निकलने वाले कचरे या अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग करने से संसाधनों का संरक्षण होता है तथा खनिजों की बचत होती है। आज घरों, शहरों, नगरों से लाखों टन प्रतिदिन कचरा निकलता है। यदि हम चाहें तो उसका पुनश्चक्रण करके उपयोग में ला सकते हैं। कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करके उपयोग में ला सकते हैं। जैसे प्लास्टिक से पुनः प्लास्टिक, लोहे से पुनः लोहा बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, सब्जी के छिलके को पशुओं को खिलाकर उपयोग किया जा सकता है। गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार किया जा सकता है। कटे फटे कपड़ों का उपयोग भी साज सज्जा, सिलाई बुनाई के कार्यों में उपयोग में किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है, गन्ने की खोई बिजली बनाई जा सकती है। रद्दी पेपर से लुगदी बनाकर पुनः कागज प्राप्त किया जा सकता है। 7वां, सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाकर कचरे का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? उत्तर है, ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है। प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। कोयला 18वीं सदी से औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना। इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क गलाने तथा लौह इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। भाप संचालित इंजन, जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था, कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता था। वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने 2006 में अनुमान लगाया है कि 1200 मीटर की गहराई पर कोयले की तहों में लगभग 253 अरब टन कोयला संरक्षित है। वर्तमान समय में हमें विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि कोयले का विकल्पों पर जोर देना चाहिए। उसके निम्न विकल्प हो सकते हैं। पहला, विद्युत प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, विद्युत प्राप्त करने के लिए बायोगैस भी विकल्प है, जिससे हम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, पवन ऊर्जा से कोयले की निर्भरता को कम किया जा सकता है। चौथा, परमाणु ईंधन का उपयोग करने से भी कोयले की निर्भरता कम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? उत्तर है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। ये पृथ्वी पर सतत विद्यमान रहते हैं, जैसे वायु, जल, वन, पशु। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे लोहा, कोयला, खनिज तेल। दूसरा पॉइंट है, नवीकरणीय में यह संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते और अनवीकरणीय संसाधन अधिकाधिक उपयोग करने से ये जल्द समाप्त हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, असीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है नवीकरणीय संसाधन, जबकि अनवीकरणीय संसाधन पृथ्वी पर सीमित है।
नवीकरणीय संसाधन का पुनः उपयोग किया जा सकता है, पर अनवीकरणीय संसाधन पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय संसाधन पृथ्वी पर इसका विपुल भंडार है। अनवीकरणीय संसाधन का भंडार सीमित है। नवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। चौथा प्रश्न, उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना बेहद ज़रूरी है? उद्योगों की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है। यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा। उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीतियां लचीली होती है, जहां शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम करे और कर कम से कम हो, जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, यातायात व बाजार व्यवस्थित हो। पहला पॉइंट, उदारीकरण का अर्थ है नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस परमिट राज को कम करना, जिससे विदेशी कंपनी अपनी प्रौद्योगिक व तकनीकी के साथ कारखानों को लगा सके। दूसरा, निजीकरण। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों निजी हाथों में बेचा जाना उन उपक्रमों का निजीकरण करना कहलाता है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने घाटे में चल रहे बीमार उद्योगों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। तीसरा पॉइंट, वैश्वीकरण। 1980 व 1990 के दशकों में शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न, यदि आपको अपने स्कूल के विकास के लिए सांकेतक बनाने हो तो उसमें आप क्या क्या रखना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। यदि मुझे अपने स्कूल के विकास के लिए सांकेतक बनाने हो तो मैं निम्न संकेतों को शामिल करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं विकास का अर्थ बताना चाहूँगी। विकास मतलब तरक्की या प्रगति होता है और यह विकास एक व्यक्ति का न होकर सार्वजनिक हित से संबंधित हो तो उसे विकास कहेंगे। हमारे स्कूल के विकास के लिए निम्न बातों को शामिल करना चाहूँगी। आदर्श शाला। दूसरा, दूरदर्शी प्राचार्य, प्रशिक्षित व्याख्याता शिक्षक, वातानुकूलित कमरे, खेल का मैदान, खेल शिक्षक, क्रीड़ा, प्रयोगशाला, परिचारक, अच्छी पढ़ाई, पीने का पानी व्यवस्था, अनुशासन, बाल कैबिनेट का गठन, नैतिकता एवं शिष्टाचार का पाठ, पुस्तकालय का व्यवस्था, स्काउट गाइड की व्यवस्था। यहाँ ख़त्म होता है हमारा सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसको समझ कर ही करेंगे बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और आगे भी अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे असाइनमेंट्स में मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। तो आप ऐसे ही खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दीजिए। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। आपको अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो मेरी इस कोशिश को और लोगों तक भी पहुंचाने में मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर करके। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में दूसरे असाइनमेंट के आंसर्स के साथ। तब तक बाय बाय।